अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुपर एंटीजन। और जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये एक सुपर टाइप का एंटीजन है। जैसे आप लोगों ने मूवी में देखा होगा कि जो सुपरमैन होता है उसके बाद बहुत पावर होती है, इसी तरह जो सुपर एंटीजन होता है इसके बाद भी बहुत पावर होती है, यानी कि ये बहुत से टी सेल्स को एट अ टाइम एक्टिवेट करवा सकता है। एक जो नॉर्मल एंटीजन होता है वो इतने ज़्यादा टी सेल्स को एक्टिवेट नहीं करवा सकता, लेकिन जो सुपर एंटीजन होता है उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में टी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं सुपर एंटीजन। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हम देखेंगे कि सुपर एंटीजन क्या होता है, इनका मैकेनिज़्म किस तरह से होता है और इनकी प्रोडक्शन किस तरह से होती है और इनका हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो ये वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है। इंशाल्लाह आप लोगों का कोई भी डाउट होगा सुपर एंटीजन से रिलेटेड वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो टी सेल्स होते हैं उनकी नॉर्मल एक्टिवेशन किस तरह से होती है। तो ये हमारे पास है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और ये हमारे पास है CD4 टी सेल्स। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करते हैं, MSC2 की मदद से एंटीजन को अपनी सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट करवाते हैं। और ये जो एंटीजन होते हैं इनकी नेचर पेप्टाइड होती है और इन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए CD4 टी सेल्स की सरफेस के ऊपर होते हैं टी सेल रिसेप्टर, जो क्या करते हैं यहाँ पे इनका यहाँ पे होता है एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट होता है। ये जो एरिया होता है ये क्या करता है एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है। तो ये एरिया क्या करेगा, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा। तो इस तरह से एक नॉर्मल जो है टी सेल की एक्टिवेशन होती है और इसकी प्रॉपर एक्टिवेशन के लिए एक कोर रिसेप्टर की भी ज़रूरत होती है जिसको हम कहते हैं CD4। तो इसी वजह से इनको हम कहते हैं CD4 टी सेल। और साथ ही एक और को स्टिमुलेटरी सिग्नल भी रिक्वायर्ड होता है जो कि क्या होता है CD28 एक्सप्रेस करते हैं टी सेल्स और जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं अपनी सरफेस के ऊपर B7। तो जब इनका इंट्रैक्शन होता है तब क्या होगा, टी सेल की प्रॉपर एक्टिवेशन होती है। तो टी सेल की एक्टिवेशन जो नॉर्मल एक्टिवेशन है उस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा या उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो हमारे पास जो नॉर्मल टी सेल होते हैं उनकी एक्टिवेशन कुछ इस तरह से होती है। तो अब हम देखते हैं कि जो सुपर एंटीजन होते हैं वो किस तरह से टी सेल को एक्टिवेट करवाते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो MSC2 है और जो टी सेल रिसेप्टर है इसकी कंपोजिशन किस तरह से होती है। तो जो MSC2 है ये ऐसा मॉलिक्यूल होता है, जैसे मैंने बताया, इसकी मदद से क्या होता है कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो एंटीजन को रिप्रेजेंट करवा रहे होते हैं। और इनकी जो कंपोजिशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि ये इसमें दो चेन होती हैं। एक चेन को हम कहते हैं बीटा चेन और बीटा चेन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो पोर्शन एंटीजन की तरफ होगा उसको हम कहते हैं β1 और जो पोर्शन इस सेल की तरफ होगा उसको हम कहते हैं β2। और इसी तरह दूसरी जो चेन है उसको हम कहते हैं अल्फ़ा चेन और इसी तरह जो पोर्शन एंटीजन की तरफ होगा उसको हम कहते हैं α1 और जो पोर्शन सेल की तरफ होता है उसको हम कहते हैं α2। और जो टी सेल रिसेप्टर होता है इसके भी दो पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जो यहाँ पे मैंने डार्क कलर से शो किया हुआ है, डार्क ग्रीन कलर से। ये जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं कांस्टेंट पोर्शन और ये जो लाइट ग्रीन कलर है ये जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं वेरिएबल रीजन। यही वेरिएबल रीजन क्या करता है, ये जो टी सेल है इसकी स्पेसिफिसिटी को ये डिफाइन करता है, ये डिसाइड करता है ये वेरिएबल रीजन, क्योंकि हर टी सेल जो है उसका ये वेरिएबल रीजन डिफरेंट होगा। यानी कि एक जो टी सेल जो किसी खास एंटीजन के लिए है उसका ये वेरिएबल रीजन मुख्तलिफ होगा दूसरे टी सेल के लिए जो कि किसी और एंटीजन के लिए बना है। तो इसकी कंपोजिशन कुछ इस तरह से होती है कि इसमें भी क्या होंगी, दो चेन होंगी, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक ये जो चेन होती है इसको हम कहते हैं बीटा चेन। तो जैसे मैंने बताया कि ये एरिया क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये हर जितने भी टी सेल होंगे सब में एक जैसा होगा, तो इसी वजह से उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। तो क्योंकि ये बीटा चेन है तो इसको हम कहेंगे कांस्टेंट पोर्शन ऑफ बीटा चेन। तो यहाँ पर मैंने C और बीटा से इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। और ये जो एरिया है जिसमें मैंने बताया ये क्या है, वेरिएबल है, तो ये बीटा चेन का वेरिएबल पोर्शन हो गया। और इसी तरह इसकी जो दूसरी चेन है वो कौन सी होगी, अल्फ़ा चेन होगी। तो ये इसका क्या है, कांस्टेंट पोर्शन है और ये क्या है, उसका वेरिएबल पोर्शन है अल्फ़ा चेन का। तो इस तरह से कंपोजिशन होती है
टी सेल रिसेप्टर की और MSC2 की। इसको समझना लाजमी था। उसके बाद हम देखेंगे कि सुपर एंटीजन किस तरह से एक्ट करेंगे इन MSC2 के ऊपर और टी सेल रिसेप्टर के ऊपर, और टी सेल्स की एक्टिवेशन किस तरह से होगी। तो जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल एक्टिवेशन किस तरह से होती है कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं वो MSC2 की मदद से एंटीजन को, ये जो एंटीजन बाइंडिंग ग्रूव है इसकी मदद से एंटीजन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन सुपर एंटीजन में ऐसा नहीं होता। सुपर एंटीजन एक्चुअली क्या होता है, ये भी प्रोटीन्स ही होती हैं, लेकिन ये जो अटैच होती हैं ये इस एरिया पे अटैच नहीं होती बल्कि आउटसाइड अटैच हो जाती हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास MSC2 मॉलिक्यूल है और इसकी ये अल्फा चेन है, तो ये इस अल्फा चेन के आउटसाइड अटैच हो गया है। होना क्या चाहिए था कि एंटीजन को यहाँ पे अटैच होना चाहिए था ताकि वो टी सेल रिसेप्टर उसको रिकॉग्नाइज कर सकें, लेकिन सुपर एंटीजन के केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये MSC के आउटसाइड जाके अटैच हो जाता है। तो जो सुपर एंटीजन होता है वो अल्फा चेन यानी कि जो MSC2 की अल्फा चेन है उसके ऊपर भी जाके अटैच हो सकता है और उसकी जो बीटा चेन है उसके ऊपर भी जाके अटैच हो सकता है, और इन दोनों की जो लोकेशन होगी वो क्या होगी, आउटसाइड ही होगी। चाहे वो अल्फा चेन के ऊपर अटैच होगा तब भी इधर ही जाके अटैच होगा, और अगर बीटा चेन पे जाके अटैच होगा सुपर एंटीजन तब भी यहाँ पे ये इनसाइड नहीं होगा जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, बल्कि क्या होगा, ये आउटसाइड जाके अटैच हो जाएगा। और MSC2 की जो बीटा चेन है उसके साथ जब सुपर एंटीजन अटैच होता है तो उसकी अटैचमेंट के लिए जिंक का होना लाजमी है, और इसी वजह से ये जो इंटरेक्शन होता है बीटा चेन के साथ सुपर एंटीजन का, ये इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू अल्फा चेन। और जो भी सुपर एंटीजन होता है सबसे पहले वो यानी कि टी सेल रिसेप्टर से अटैच होने से पहले वो क्या करता है, MSC2 के ऊपर जाके अटैच हो जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, या तो सुपर एंटीजन क्या करेगा, अल्फा चेन के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा, या फिर क्या करेगा, बीटा चेन के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा। और बीटा चेन के ऊपर अटैच होने के लिए उसको जिंक की ज़रूरत होती है। तो जब ये सुपर एंटीजन MSC2 की सरफेस के ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं, या फिर वो अल्फा चेन के ऊपर अटैच होंगे या फिर बीटा चेन के ऊपर अटैच होंगे, इसके बाद क्या करते हैं, ये टी सेल रिसेप्टर जो है, जो कि टी सेल की सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस होता है, उसको ये रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि जो टी सेल रिसेप्टर होता है इसकी दो चेन होती हैं, एक होती है बीटा चेन और एक होती है अल्फा चेन। तो जो बीटा चेन होगी उसका जो वेरिएबल पोर्शन होगा उसके ऊपर ये जो है सुपर एंटीजन जाके अटैच हो जाता है। लेकिन कहाँ पे अटैच होगा, यानी कि ये जो है एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट, ये जो एरिया होता है जो कि इस नॉर्मल एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है, वहाँ पे ये जाके सुपर एंटीजन अटैच नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा, किसी और जगह पे जाके अटैच हो जाएंगे। लेकिन अटैच कहाँ पे होंगे, वेरिएबल पोर्शन जो होता है बीटा चेन का वहाँ पे जाके अटैच होते हैं। और ये जो वेरिएबल पोर्शन होता है बीटा चेन का, इसको डिफरेंट जीन्स जो हैं वो इनकोड कर रहे होते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 3 तरह के जो जीन्स होते हैं, V, D और J जीन इसको इनकोड करते हैं। और जब इनका रिकम्बिनेशन होता है, V, D और J रिकम्बिनेशन होता है, तब क्या होता है, ये जो वेरिएबल पोर्शन होता है ये प्रोड्यूस होता है। इसमें मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है डिटेल में, उस वीडियो के लिंक आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को जनरल बता देता हूँ कि जो V जीन होगा उसके एक से ज़्यादा सेगमेंट होते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने उनको नंबर से शो कर दिया है। तो ये N जो है ये नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक से ज़्यादा इसके नंबर होंगे। तो ह्यूमन में तकरीबन इसके होते हैं 65 टाइप्स के V जीन होते हैं, और जो D जीन है ह्यूमन में वो तकरीबन होते हैं 4 इस टी सेल रिसेप्टर के लिए, जो इसका वेरिएबल पोर्शन है बीटा चेन का, इसको बनाने के लिए। और जो J जीन है इसके भी एक से ज़्यादा जो हैं वो सेगमेंट होते हैं। तो जब इनका रिकम्बिनेशन होता है V, D और J जीन का, यानी कि जब ये तीनों जीन्स मिलेंगे उससे जो प्रोडक्ट बनेगी वो एक्चुअली क्या होगी, ये वेरिएबल पोर्शन होगा बीटा चेन का। किस तरह से, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से जो सेगमेंट 6 है वो सिलेक्ट हुआ है, और अगर यहाँ से सेगमेंट होगा सिलेक्ट 2, और अगर फर्स्ट करें यहाँ से सेगमेंट होता है 3 सिलेक्ट होता है, तो ये जो तीनों जीन्स अब मिलेंगे
यानी इसमें से एक सेगमेंट सेलेक्ट हुआ है, एक सेगमेंट इसमें से सेलेक्ट हुआ है और एक सेगमेंट जे जीन में से सेलेक्ट हुआ है। तो जब ये तीनों सेगमेंट मिलते हैं तो इससे क्या होगा, इनकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, फिर इसकी ट्रांसलेशन होगी। तो उस ट्रांसलेशन से जो प्रोडक्ट बनेगी वो एक्चुअली क्या होगी, ये वेरिएबल पोर्शन होगा बीटा चेन का। और अगर किसी और टी सेल को अगर हम देखें, उसका जो टी सेल रिसेप्टर होगा और उसका जो वेरिएबल पोर्शन होगा बीटा चेन का, वो इससे अलग होगा। वो किस तरह से, अगर तो यहाँ पे जैसे ये जो है वी जीन, उसका सेगमेंट अब 3 सेलेक्ट होता है, तो इससे अब जो प्रोडक्ट बनेगी यानी कि जो इससे जो प्रोटीन बनेगी वो पिछले वाले से डिफरेंट होगी। तो इसका जो अब टी सेल रिसेप्टर का ये जो वेरिएबल पोर्शन बनेगा वो डिफरेंट होगा पहले वाले से। तो यही मैकेनिज्म होता है जिसमें क्या होता है कि हर टी सेल जो होता है उसका जो टी सेल रिसेप्टर दूसरे वाले से डिफरेंट होता है, और वो इसी वजह से उनको हम कहते हैं कि हर जो टी सेल रिसेप्टर होता है वो किसी एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए बना होता है, वो किसी दूसरे एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। तो इन्हीं रिकम्बिनेशन की वजह से क्या होता है, जो टी सेल रिसेप्टर है उसमें स्पेसिफिसिटी आती है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले जो डी जीन है उसका यहाँ पे हमने 2 यहाँ पे सिलेक्ट किया था। अगर तो यहाँ पे सेगमेंट 3 यहाँ पे आ जाता है तो अब इससे जो प्रोडक्ट बनेगी, अब इसका देखें बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। उसका जो वेरिएबल पोर्शन होगा वो जो पहले वाला था उससे डिफरेंट होगा। तो और इस तरह ये भी हो सकता है कि जो जे जीन है उसका कोई और सेगमेंट आ सकता है, जैसे यहाँ पे 1 आ सकता है, तब भी क्या होगा, जो टी सेल रिसेप्टर है वो दूसरे वाले से डिफरेंट होगा। तो इस तरह से जो टी सेल रिसेप्टर है उसमें क्या आ जाती है, वेरिएबिलिटी आती है। और इस वेरिएबिलिटी जो आ रही होती है वो एक्चुअल कहाँ पे होती है, ये जो बीटा चेन होती है वेरिएबल पोर्शन की, उसमें आ रही होती है। तो इस सुपर एंटीजन के केस में इन तीनों जीन्स के बारे में बताने का ये मकसद था कि ये जो वेरिएबल पोर्शन होता है बीटा चेन का, इसका ये जो एरिया होता है, यानी कि ये जो वी जीन का जो सेगमेंट जो एरिया बनाता है उसको सुपर एंटीजन रिकॉग्नाइज करते हैं। यानी कि ये जो वेरिएबल पोर्शन है बीटा चेन का, ये जैसे मैंने बताया कि 3 तरह के जो सेगमेंट है उससे मिलकर बना है। वी जीन्स के जो सेगमेंट है उससे मिलके बना होता है, डी जीन्स के जो सेगमेंट है उनसे जो प्रोडक्ट्स बनेंगी उनसे मिलके बना होता है, और जे जीन्स के जो सेगमेंट होते हैं उनकी प्रोडक्ट्स से मिलके बना होता है। तो इन तीनों प्रोडक्ट्स को जब मिलाते हैं तब क्या बनता है, इन तीनों जीन्स की प्रोडक्ट को जब हम मिलाते हैं तब क्या बनता है, ये जो वेरिएबल पोर्शन होता है वो बनता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है कि जो वी जीन है उसका 3 सेगमेंट यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। तो इससे अब जो प्रोटीन बनेगी और इस वेरिएबल पोर्शन का जो हिस्सा होगी उसको ही क्या करेंगे, ये सुपर एंटीजन रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन ये जो डी और जे जीन के जो प्रोडक्ट्स होंगी उसको ये सुपर एंटीजन रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने इन तीनों जीन्स के बारे में आप लोगों को बता दिया, और आप लोगों को एक आइडिया भी हो गया कि वी, डी और जे रिकम्बिनेशन किस तरह से होती है। और अगर आप लोगों ने इस पे मज़ीद डिटेल में वीडियो देखनी है तो उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो बीटा चेन होती है उसका जो वेरिएबल पोर्शन होता है उसमें मज़ीद कुछ और हाइपर वेरिएबल रीजन होते हैं जिनको हम कहते हैं CDR, कॉम्प्लीमेंटेरिटी डिटरमाइनिंग रीजन्स। और ये 4 इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक को हम कहते हैं CDR1, एक को हम कहते हैं CDR2, CDR3 और CDR4। तो इसमें जो CDR2 है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, यानी कि जो सुपर एंटीजन है वो मोस्टली CDR2 के ऊपर जाके अटैच होता है। और इसके अलावा CDR1 और CDR4 जो है वहाँ पे भी जाके ये अटैच हो सकता है सुपर एंटीजन। लेकिन जो CDR3 है इसके ऊपर सबसे कम ये सुपर एंटीजन जाके अटैच होता है। और जैसे मैंने बताया कि जो टी सेल रिसेप्टर होता है इसकी 2 चेन होती हैं, एक होती है बीटा चेन और एक क्या होती है, अल्फा चेन। तो इसका जो वेरिएबल पोर्शन है अल्फा चेन का, इसके ऊपर भी सुपर एंटीजन जाके अटैच हो सकता है, लेकिन बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो CDR1, 2 और 4 जो है, यहाँ पे जो वेरिएबल पोर्शन है उसका जो CDR1, 2 और 4 जो है यहाँ पे सुपर एंटीजन सबसे ज़्यादा अटैच होता है। और जो CDR3 है और जो वेरिएबल पोर्शन होता है अल्फा चेन का, उस पे सबसे कम सुपर एंटीजन अटैच होता है।
तो जब ये MSC2 और टी सेल रिसेप्टर के ऊपर ये सुपर एंटीजन अटैच हो जाता है, तब क्या होगा, टी सेल की एक्टिवेशन हो जाएगी। अब ये जो एक्टिवेशन है ये नॉर्मल एक्टिवेशन नहीं हो रही। नॉर्मल क्या होता है कि यहाँ पे ये जो एंटीजन होता है इसकी मदद से जब टी सेल की एक्टिवेशन होती है तो इसी एंटीजन के अगेंस्ट ये टी सेल सारे के सारे एक्टिवेट होते हैं, और ये एंटीजन जहाँ भी मिलता है किसी माइक्रोब के ऊपर या किसी भी सेल के ऊपर ये एंटीजन जब होगा उसको ये टी सेल्स क्या करेंगे, किल करेंगे या उसके अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स शो करेंगे। लेकिन अगर आप इस केस में देखें तो यहाँ पे ये जो सुपर एंटीजन है वो इस एंटीजन जो बाइंडिंग क्लेफ्ट है उसकी मदद से ये जो सुपर एंटीजन है वो इस टी सेल को एक्टिवेट नहीं कर रहा, बल्कि किसी और जगह की मदद से सुपर एंटीजन इस टी सेल को एक्टिवेट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये नॉन स्पेसिफिक एक्टिवेशन होती हैं टी सेल्स की, और इस टी सेल की एक्टिवेशन के लिए यहाँ पे भी क्या होता है, को स्टिमुलेटरी सिग्नल ज़रूरी होता है। यानी कि अगर सुपर एंटीजन भी यहाँ पे अटैच हो जाएगा तब क्या होगा, हमें को स्टिमुलेटरी सिग्नल रिक्वायर्ड होता है इस टी सेल को एक्टिवेट करवाने के लिए। तो को स्टिमुलेटरी सिग्नल क्या होता है कि जो टी सेल होते हैं वो जो है रिप्रेजेंट करेंगे CD28, और जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं वो एक्सप्रेस करते हैं B7। तो जब इनका इंटरेक्शन होता है तब क्या होगा, टी सेल की एक्टिवेशन हो जाती है। तो इस तरह से जो होता है मैकेनिज्म होता है सुपर एंटीजन का, यानी इस तरह से वो हमारा जो MSC2 है उसके ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं और टी सेल की सरफेस के ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सुपर एंटीजन है उसकी कौन कौन सी टाइप होती हैं। तो जो फर्स्ट टाइप होती है उसको हम कहते हैं एक्सोजीनस सुपर एंटीजन, और ये क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, बैक्टीरिया इनको प्रोड्यूस करवाते हैं। और जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये एक्सोजीनस हैं, यानी कि ये फ्री फॉर्म में होते हैं। तो होता यह है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनको रिलीज़ करवा देते हैं। अब ये किस तरह से बाइंड करते हैं, हमारा जो CD4 टी सेल है और जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है किस तरह से उनके ऊपर जाके बाइंड करेंगे। तो जैसे हमने पीछे देखा था कि ये क्योंकि फ्री फॉर्म में है तो जैसे इनको उनका स्पेसिफिक एरिया नज़र आएगा, यानी कि ये जो MSC2 है इसके ऊपर फर्स्ट ये जाके अटैच होंगे, और उसके बाद क्या होगा, ये टी सेल रिसेप्टर का जो एरिया होगा उसको रिकग्नाइज करेंगे और उसके ऊपर जाके अटैच हो जाएंगे। फिर क्या होगा, यहाँ पे को स्टिमुलेटरी सिग्नलिंग होगी और टी सेल की एक्टिवेशन हो जाती है। और इनकी जो एक्सोजीनस सुपर एंटीजन होते हैं इनकी इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो है स्टेफाइलोकोकल एंटीरोटॉक्सिन, जिसको हम कहते हैं SE, और इसकी फर्दर टाइप्स होती हैं जिनको हम अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि SEA, B, C1, C2, C3, D और E। ये इंपॉर्टेंट होते हैं सुपर एंटीजन जो क्या करते हैं, टी सेल की एक्टिवेशन करवाते हैं। और जैसे मैंने बताया कि ये जो टी सेल की एक्टिवेशन होगी ये नॉन स्पेसिफिक होगी, यानी कि यहाँ पे जितने भी टी सेल यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे वो इस बैक्टीरिया को कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो सुपर एंटीजन है वो इस एरिया पे जाके अटैच नहीं हुआ। यानी कि ये जो सुपर एंटीजन है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं हुआ, बल्कि वो एक जो नॉन स्पेसिफिक एरियाज होते हैं वहाँ पे जाके अटैच हुआ है। और इसी वजह से क्या हुआ है, टी सेल की जो एक्टिवेशन हुई है वो इनएप्रोप्रिएट हुई है, यानी कि नॉन स्पेसिफिक टी सेल की एक्टिवेशन हुई है। तो वो ये जो टी सेल होंगे वो इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। और ये जो होते हैं SE टॉक्सिन जो होते हैं, जैसे मैंने बताया इनकी जो टाइप्स होती हैं वो मोस्टली काज करते हैं फूड पॉइजनिंग। इसी तरह एक और एक्सोजीनस सुपर एंटीजन होता है जिसको हम कहते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। ये भी इंपॉर्टेंट एक्सोटॉक्सिन होता है जो कि एक्ट करेगा इसी तरह, और क्या करेगा, टी सेल जो CD4 टी सेल हैं उनकी एक्टिवेशन करवा देता है। और जो दूसरी टाइप होती है सुपर एंटीजन की उसको हम कहते हैं एंडोजीनस सुपर एंटीजन। तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये किसी सेल के साथ अटैच होते हैं, तो इनकी जो सोर्स होती है या जो इनकी प्रोडक्शन सोर्स है वो क्या होते हैं, वायरसेस होते हैं। तो वायरसेस जैसे आप लोगों को पता है कि जो जब वो सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं तो मोस्टली क्या होता है, या तो वो खुद एंटर हो जाते हैं सेल के अंदर, या क्या करते हैं अपना जो जीनोम है वो सेल के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। और दोनों केसेस में क्या होता है, चाहे वो खुद एंटर हो या फिर जीनोम एंटर होगा, दोनों केसेस में क्या होता है कि जो उनका जो जीनोम होता है DNA या फिर जो RNA होता है वो न्यूक्लियस में चला जाता है। तो जब वो न्यूक्लियस में जाता है तो क्या होता है, उसकी वहाँ पे
ट्रांसक्रिप्शन होती है, फिर वो बाहर आएगा, वहाँ पे जो सेल्स हैं वहाँ पे राइबोसोम उसकी ट्रांसलेशन करेंगे और उससे उसकी प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो वायरसेस होते हैं उनके पास जीन्स होते हैं इस सुपर एंटीजन के। तो वो क्या करते हैं, वो जो जब जीन्स उनकी ट्रांसक्रिप्शन होगी और ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब ट्रांसलेशन होगी तो वो एक्सप्रेस हो जाएंगे इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर या किसी और सेल के ऊपर भी जाके ये एक्सप्रेस हो सकते हैं। और इन दोनों में फ़र्क क्या होगा, एक्सोजीनस जैसे मैंने बताया कि ये फ्री फॉर्म में थे, ये किसी मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं थे, लेकिन जो एंडोजीनस सुपर एंटीजन होगा क्योंकि इसकी प्रोडक्शन या जो एक्सप्रेशन है वो इनसाइड यानी सेल के अंदर से हो रही है, तो ये मेम्ब्रेन के साथ अटैच होंगे, यानी कि जो सेल इसको प्रोड्यूस कर रहा होगा उसके साथ ये अटैच होंगे। और फिर क्या होगा, ये MSC जो 2 होगा उसको वो उसके ऊपर जाके ये अटैच हो जाएंगे ये सुपर एंटीजन। और इसके बाद क्या होगा, ये जो CD4 T सेल है उसका जो T सेल रिसेप्टर है उसको ये रिकॉग्नाइज़ करेंगे, उसका जो वेरिएबल पोर्शन होगा उसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये कोस्टिमुलेटरी सिग्नलिंग होगी और यहाँ पे T सेल एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये होते हैं एंडोजीनस सुपर एंटीजन और ये होते हैं एक्सोजीनस सुपर एंटीजन। और इनकी इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो है माउस मेमोरी ट्यूमर वायरस, जो क्या करता है, प्रोड्यूस करवाता है माइनर लिम्फोसाइट स्टिमुलेटिंग एंटीजन। ये एक्चुअली क्या होते हैं, सुपर एंटीजन होते हैं, लेकिन ये होंगे क्या, एंडोजीनस सुपर एंटीजन होंगे। और ये क्या करेंगे, हमारा जो टी सेल है उनकी एक्टिवेशन करवा देंगे। अब हम देखते हैं कि जब इन टी सेल्स की जो जैसे मैंने बताया कि इनएप्रोप्रिएट जो है एक्टिवेशन हो रही है या नॉन स्पेसिफिक एक्टिवेशन हो रही है, तो उनके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो CD4 T सेल हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं इस सुपर एंटीजन की वजह से। तो इनकी एक्टिवेशन नॉर्मल केस में क्या होता है कि ये जो CD4 T सेल हैं वो बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में एक्टिवेट होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 0.001% एक्टिवेट होते हैं। लेकिन जब सुपर एंटीजन इनकी सरफेस के ऊपर जाके अटैच हो जाता है, तो जैसे मैंने बताया था कि ये एक सुपरमैन की तरह पावरफुल होते हैं, तो ये क्या करेंगे, जो टी सेल हैं उनकी एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में कर देंगे, जिससे एक तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे और दूसरा इनकी प्रोलिफरेशन भी बहुत ज़्यादा होगी, क्लोनल प्रोलिफरेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होंगे, टी सेल्स एक्टिवेट होंगे, लेकिन ये सारे की सारी एक्टिवेशन क्या होगी, नॉन स्पेसिफिक होगी। जैसे मैंने बताया था कि ये जितने भी टी सेल होंगे वो जो बैक्टीरिया होगा जो इस सुपर एंटीजन को प्रोड्यूस कर रहा है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि इनकी एक्टिवेशन क्या हो रही है, नॉन स्पेसिफिक एक्टिवेशन हो रही है। अब क्योंकि इनकी प्रोडक्शन तो हो गई है और एक्टिवेशन भी हो गई है, तो ये क्या करेंगे, साइटोकाइन प्रोड्यूस करेंगे बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो ये जो साइटोकाइन प्रोड्यूस होगा उसमें बहुत से कीमोकाइंस भी होंगे और कुछ और भी होंगे साइटोकाइंस, जो क्या करेंगे, इनेट जो हमारे इम्यून सेल हैं जैसा कि न्यूट्रोफिल हो गए, इयोसिनोफिल्स हो गए, मैक्रोफेजेस, उनको क्या करेंगे, ये एक्टिवेट करवा देंगे। और ये जो इनेट इम्यून सेल्स हैं ये और फर्दर यानी कि साइटोकाइन प्रोड्यूस करेंगे। तो जब बहुत ज़्यादा साइटोकाइंस प्रोड्यूस होंगे तो वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं उसको। तो जो साइटोकाइन स्टॉर्म होता है ये सिस्टमेटिक टॉक्सिसिटी काज करता है, यानी कि हमारी जो बॉडी है उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो हम कह सकते हैं कि सुपर एंटीजन की वजह से हमारे जो सिस्टमेटिक टॉक्सिसिटी हो जाती है। और दूसरा क्या होता है कि जो बैक्टीरिया और जो वायरसेस होते हैं जो कि इस सुपर एंटीजन को प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं या उसकी वजह बन रहे होते हैं, उनके अगेंस्ट ये जो हमारा जो टी सेल होते हैं वो एक्टिवेट नहीं हो पाते। जैसे मैंने बताया था कि जो नॉर्मली क्या होता है कि जो टी सेल हैं वो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में एक्टिवेट होते हैं, लेकिन सुपर एंटीजन के केस में क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली कुछ लिटरेचर रिव्यूज़ में पढ़ रहा था तो उसमें था कि 30% तक जो हमारे जो टी सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एक बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है जो कि एक्टिवेट हो चुकी है। तो ये जो टी सेल हैं ये सारे के सारे यूज़लेस हम इनको कह सकते हैं कि ये जो टी सेल हैं ये बैक्टीरिया या वायरस को किल नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा पूल जो हमारा जो टी सेल का पूल है वो इनएप्रोप्रिएटली जो है वो एक्टिवेट हो गया है।
और यानी उनकी जो एक्टिवेशन है वो नॉन स्पेसिफिक एक्टिवेशन हो चुकी है। तो ये जितने भी टी सेल होंगे वो इस बैक्टीरिया या इस वायरस को किल नहीं कर पाएंगे और इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये दो बहुत ज़्यादा सीरियस कंसिक्वेंसेस हो सकते। तो ये था हमारे पास सुपर एंटीजन। आई होप आप लोगों को सुपर एंटीजन समझ आ गया होगा। इसमें मैंने डिटेल में इसलिए बताया था कि जो इसमें जो थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को समझ आ जाएं, जैसे कि वी जीन, डी जीन और जे जीन के बारे में मैंने बताया था, और टी सेल रिसेप्टर और एमएससी की कंपोजिशन के बारे में बताया था, और नॉर्मल एक्टिवेशन किस तरह से होती है टी सेल्स की। तो इसी वजह से क्या हुआ है कि जो वीडियो है उसकी लेंथ ज़्यादा हो गई है, लेकिन आई होप आप लोगों को जो सुपर एंटीजन है उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोग शेयर करेंगे तो एक मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।